अब अपना अकाउंटिंग और पार्टनरशिप अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अब द पर्सन हु एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जब पर्सनल एक साथ जब कोई मिलके, दो चार लोग मिलके एक साथ जब कोई भी बिजनेस चलाते हैं, ठीक है ना, मिलके, और उनको पार्टनर्स बोलते हैं। एंड द नेम विथ विच दे डू बिजनेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। और और जब वो बिजनेस करते हैं कलेक्टिवली उसको फर्म बोला जाता है, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक पर्सन पूरे बिजनेस को चलाने के लिए एलिजिबल नहीं रहता, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है और किसी कोई ना कोई खूबी होती है, हर एक खूबी होती है ना। तो एक इंसान में हर तरह की खूबियां नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से वन पर्सन इज नॉट इन द पोजिशन टू रन द बिजनेस बिकॉज शी डज नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज फॉर डूइंग सक्सेसफुल बिजनेस। पार्टनरशिप क्यों करते हैं, ताकि 10 लोग अगर अगर 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, जिससे क्या होगा, वर्क अच्छे से होगा। ही मे हैव रिक्वायर्ड कैपिटल बट मे लैक बिजनेस कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। अब जैसा इसमें है, उसके पास कैपिटल तो भरपूर है, पैसा तो भरपूर लगा रहा है बिजनेस में, पर उसके पास एबिलिटी नहीं है बिजनेस चलाने की। या तो ऐसा भी हो सकता है उसके पास बिजनेस चलाने की एबिलिटी है पर उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए, ऐसा, ठीक है ना। शी मे हैव क्वालिफिकेशन एंड अक्यम बट मे लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। देखो अभी मैंने बताया उसके पास एबिलिटी सब चीज़ है पर उसके पास अब क्या है, पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है लगाने के लिए बिजनेस में, ठीक है ना। तो कई तरह की खामियां होती है, कई जगह एडवांटेजेस, उसका डिसएडवांटेजेस। तो जब दो चार लोग मिलके एक साथ काम करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। उस पार्टनरशिप, वो जो बिजनेस रहता है उसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एक दूसरे की जो खामी होती है वो भरपाई हो जाती है जब साथ में मिलके काम करते हैं। तो अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन अपन अगर देखेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है 1932 के। इसमें होता है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। रिलेशन किसका, दो या दो से ज़्यादा, एक पर्सन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो मिलके एग्रीड हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल, कोई एक चलाएगा उस बिजनेस को या फिर एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक उस बिजनेस को चलाए या फिर कोई एक्टिंग कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक चला रहा है या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन, ये हो गया अपना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट मीन्स partnership is born out of legal agreement, hence it is necessary that this agreement should be legal and valid. The agreement can be written or oral। देखो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, पर कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस आपको करना है, इलीगल बिजनेस आपको नहीं करना है, इसलिए लीगल एग्रीमेंट बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप शुड बी फॉर्म फॉर रनिंग अ बिजनेस, सच बिजनेस शुड बी लीगल। देखो बिजनेस करते हैं किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और वैसा बिजनेस जो आप चला रहे वो उसका वो कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जिसको ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे बटेगा, जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो पार्टनर्स को बटेगा इक्वली या फिर जो भी उनके रेशो होंगे उसके अकॉर्डिंग बटेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या है, देखो इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। पार्टनरशिप बिजनेस हैव मैक्सिमम 20 मेंबर्स, ठीक है ना। देखो कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 20। रनिंग ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एज पर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल। और देखो पार्टनरशिप कौन चला सकता है, या तो कोई सारे मिलके चलाएं या फिर कोई एक सबके बिहाफ में चला सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर फर्म के पास पैसे नहीं है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, उसके पास एसेट्स कम पड़ रहे हैं, तो इस केस में जो पार्टनर्स होंगे उनके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो भी आपको, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। जैसे कंपनी का मैंने बताया था लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जब जितना उसके पास शेयर रहता है उसके उतना ही रहता है, उसके पर्सनल एसेट्स कभी भी यूज़ नहीं करे जाएंगे, पर इसमें उल्टा होता है, ठीक है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। 6 पॉइंट्स हो गए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में नो सेपरेट एंटिटी, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बाद ये वाला पॉइंट करना, नो सेपरेट एंटिटी। इसमें क्या होता है, जब पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स क्या होती है, उसकी पार्टनरशिप कंपनी का क्या था, कंपनी की बिल्कुल पहचान अलग है उसके मेंबर से, पर इसमें ऐसा नहीं रहता। इसमें पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों की पहचान एक है, ठीक है ना, सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों को एक माना गया है। ये अपना पार्टनरशिप से रिगार्डिंग हो गया। अब अपना क्या आता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स
विच लेज डाउन द म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में एक क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के जो भी म्यूचुअल राइट्स हैं, उनके क्या हक हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स के, ये सब उसमें लिखा होता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ध्यान रखना, इट इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट, लिखा ना यहाँ पे, हाँ देखो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक काफ़ी है। अब देखो पार्टनरशिप डीड क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड बनाना, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है कंपलसरी नहीं होता है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ठीक है ना, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ वॉलेंट्री, कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्यों होना चाहिए, अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्यों पार्टनरशिप रखना ज़रूरी है। फर्स्ट, फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव एग्रीमेंट। देखो कोई भी डिस्प्यूट्स आगे जाके कोई भी जैसे मतभेद आ रहे हैं पार्टनर्स के बीच में बन नहीं रही है, तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है, ये पार्टनरशिप डीड है आपके पास, तो जो भी डिस्प्यूट्स हो रही हैं फ्यूचर में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट है। और अगर ओरली रहेगा तो फिर उसकी एक मान्यता नहीं रहती ना, क्योंकि ओरल है वो, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने में फिर वो काम नहीं आएगा, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इसलिए तो बताया गया कि क्यों होना ज़रूरी है, इस वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिजनेस कैन बी इजिली रिसॉल्व। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होगा बिजनेस में आउटसाइडर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको भी अपन रिसॉल्व कर सकते हैं। थ्रू दिस लिमिट्स ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर इज प्रीडिस। अब इसमें क्या रहता है पार्टनरशिप डीड में, जो भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है, सब उसमें डिफाइन रहता है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, ठीक है। द मेकिंग दिस मेक्स वर्किंग एंड मैनेजमेंट स्मूथ, जिससे क्या होता है वर्क स्मूथ चलता है, जो भी मैनेजमेंट का वर्क है वो स्मूथली चलता है, ठीक है ना। ये अपने पॉइंट्स हो गए कि क्यों ज़रूरी होता है पार्टनरशिप डीड रखना। अब अपने ये आता है मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट्स, क्या मेन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो एग्रीमेंट रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है अपना नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपका जो फर्म है उसका क्या नाम है, उसका पता कहाँ पे वो है, इसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर स्कोप में क्या आता है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, उसका स्कोप कितना है, कितना फैला हुआ है वो, ये उसमें रहता है। नेक्स्ट होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपकी जो पार्टनरशिप है वो कितने समय तक चलेगी, कितने साल तक चलेगी, उसमें ड्यूरेशन लिखता है, ठीक है ना। ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं राइट्स है, ये लिखा रहेगा। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, और कौन कौन पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल लगाया है, कितना कितना पैसे लगाए हैं, ये सब उसमें लिखा रहता है। पार्टनर्स लोन टू द फर्म, कौन पार्टनर कितना लोन दे सकता है, कितना लोन ले सकता है, ये सब लिखा रहेगा उसमें, ठीक है ना। लोन्स टू द पार्टनर, ये देखो पार्टनर लोन टू द फर्म, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और पार्टनर ले रहे हैं लोन फर्म से, तो सब उसमें मेंशन रहता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सब, ठीक है ना। ड्राइंग बाय पार्टनर्स, कोई पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है तो वो कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा उस ड्राइंग पे, कितना तक ड्राइंग कर सकता है, सब लिमिट उसमें लिखी रहती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, और प्रॉफिट एंड लॉसेस किस प्रकार बटेगा पार्टनर्स को, इक्वल बटेगा या रेशियोज में बटेगा, हर तरह का उसमें मतलब लिखा रहता है, ठीक है ना। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को देना है कि नहीं देना है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है अपनी बुक्स का, ये होगा उसमें। एडमिशन उसमें लिखा है, आप अपने पार्टनर को एडमिट कर सकते हो कि नहीं, ये भी लिखा रहता है। रिटायरमेंट होगा तो किस तरीके से रिटायरमेंट होगा, पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, ये सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अगर पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना है तो वो किस तरीके से डिसॉल्व होगा, ठीक है। बिजनेस गुडविल, ये रहने दो बस, इसके तो कम से कम आप इसके 10 पॉइंट्स भी कर लोगे ना तो काफ़ी है, ठीक है ना। अब अपना ये आता है जनरल रूल्स एप्लीकेबल। देखो ये जनरल रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो पार्टनरशिप डीड है तो सब इसके अकॉर्डिंग होगा जो जो इसमें है, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ये जनरल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है, बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसमें क्या था, कोई एक पार्टनर पूरा काम संभाल सकता है दूसरे के बिहाफ में, पर इस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये है कि सारे पार्टनर्स को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, पूरी तरह से सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कोई एक अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ फर्म्स एसेट, द एसेट्स ऑफ द फर्म कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, जो भी एसेट्स है फर्म का आप उसको सिर्फ अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना, प्राइवेट पर्पस के लिए। अकाउंटिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट्स में क्या होता है, इफ एनी पार्टनर्स अर्न अ प्राइवेट प्रॉफिट ऑन एसेट्स ऑफ द फर्म। देखो जैसे कोई एसेट था फर्म का, उसके उसके वजह से किसी पार्टनर को प्राइवेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, खुद का प्रॉफिट हुआ है उसको, फर्म का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फर्म के एसेट से उसको प्राइवेट प्रॉफिट हुआ है, फिर उस तरीके का जो प्रॉफिट होगा उसको आप अपनी बुक्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट पैदा किस चीज़ से हुआ है, फर्म के एसेट से पैदा हुआ है ना, तो प्रॉफिट भी किस में आप जोड़ेंगे, फर्म में जोड़ेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम कम्पिटिटिव बिजनेस, जैसे कोई पार्टनर है,
आपका जो बिजनेस चल रहा है, जैसे आपने जूतों का बिजनेस खोला है मिलके 4-5 लोगों के साथ, ठीक है ना, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कोई एक पार्टनर ने वही वैसे ही जूतों का बिजनेस अपने खुद के नाम पे उसने अकेले खोल के रखा है, तो सेम बिजनेस है, लिखा ना, इफ एनी पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम सच अ बिजनेस, जैसा पार्टनरशिप हमें उसी तरह का बिजनेस खोल के वो अकेला कोई बिजनेस चला रहा है और उससे जो फायदा वो कमा रहा है, ये कम्पिटिटिव हो गया क्योंकि वो उसके कंपटीशन में आ गया, ठीक है ना, तो उससे जो भी उसको प्रॉफिट होगा वो उसमें लाके फर्म को देगा क्योंकि उसके वजह से उसको कमा रहा है, ठीक है ना। राइट्स ऑफ कंपनसेशन में क्या होगा, इफ एनी पार्टनर्स पे एनी अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेक ऑफ द फर्म देन सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्समेंट और सच पेमेंट। देखो, जैसे कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कुछ पैसे दे रहा है किसी थर्ड पार्टी किसी को भी, ठीक है ना, अपने जेब से दे रहा है फर्म की तरफ से, तो फर्म को उसको उसके पैसे वापस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर अपना क्या होगा, कंपनसेशन फॉर निग्लिजेंस में क्या होता है, पार्टनर, जैसे अब कोई पार्टनर है उसके कुछ हरकतों की वजह से उसने लापरवाही बरती या जानबूझ के उसने फर्म को नुकसान पहुंचाया, तो इस केस में भी फर्म उसको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे जो भी फर्म को उसने नुकसान पहुंचाया, तो ठीक है ना। एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, पार्टनर कैन, देखो पार्टनर का एडमिशन करेंगे पर कब, जब सारे पार्टनर सहमत रहेंगे तब, ठीक है ना, जब कोई एक पार्टनर सहमति नहीं दे रहा तो एडमिशन नहीं करेंगे। रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ हिज और हर कैपिटल ऑन रिटायरमेंट, इफ द कैपिटल इज नॉट पेड देन आउट रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या रहता है, जो भी पार्टनर है रिटायर होके जा रहा है तो उसका जो भी पैसा बनता है आप उसको दे दो, अगर आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो तो फिर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि उसके पैसे रखे हुए हैं ना, आपको देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में अगर आप दोगे तो, ठीक है ना। ये हो गया अपना, ये अपना क्या था, जनरल रूल्स थे, जो पार्टनरशिप डीड नहीं था तो ये होता। अब एक और अपने रूल्स हैं, ये कौन से रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग रूल्स हैं, जब अपन अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फर्म की और जब एब्सेंस होगा पार्टनरशिप डीड तो उसमें ये रूल्स आते हैं। फर्स्ट क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स को, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी सबको बराबर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, मतलब जो कैपिटल लगाई है पार्टनर्स ने उस पर फर्म ब्याज देता है उनको, क्योंकि उनने पार्टनर्स ने क्या किया है, पैसे लगाए हैं तो उस पर फर्म ब्याज देगी, पर डीड नहीं है तो कोई उनको ब्याज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स नहीं देंगे, ठीक है ना, जैसे वो ड्राइंग करके लेके गए, अगर डीड था तो उनको फिर ब्याज देना पड़ता पार्टनर्स को, पर डीड नहीं है तो वो कोई ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन अगर लोन है, पार्टनर ने लोन लिया हो या पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को, ठीक है ना, या फर्म से लिया हो, तो इस केस में 6% पर एनम इंटरेस्ट बस चार्ज करेंगे, ठीक है ना, बस इंटरेस्ट चार्ज होता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल बटेगा, और किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन रहता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, सिर्फ इंटरेस्ट का लोन का रहता है 6% बढ़ता है और बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो इस तरह क्वेश्चन है इसको देखना, ये जैसे आपको यहाँ पे दिया है 2 रीजंस बताने पार्टनरशिप डीड क्यों होनी चाहिए, तो ये आप बता ही सकते हैं, ठीक है ना। अब हु में भी है पार्टनर इन अ फर्म, अब कौन पार्टनर बन सकता है फर्म का, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होना चाहिए, पर्सन 18 साल के ऊपर होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। पर्सन शुड बी मेंटल ऑफ साउंड माइंड, मतलब उसका जो दिमाग की रूप है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना, पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड ठीक होना चाहिए। ही मस्ट बी नॉट बी हैव बी डिक्लेयर इनकैपेबल फॉर एग्रीमेंट, कोर्ट के द्वारा उसको इनकैपेबल नहीं घोषित किया गया कि वो किसी भी एग्रीमेंट पे वो नहीं आ सकता, ऐसा ना घोषित किया हो, ठीक है ना। इसके अलावा फिर कोई भी पर्सन अपना बन सकता है पार्टनर्स, ठीक है।